अच्छा, अब इसमें ये है कि एफ नल जो हमने ये देखा था कि ये जो ग्रेस्पिनियन कॉम्प्लेक्स जिसे हम कह रहे थे, ये जो कॉम्प्लेक्स था, इस कॉम्प्लेक्स को हमने कनेक्ट कर दिया इन दो मैप्स के जरिए, F12 और F12 के जरिए ब्लॉक-सुस्लिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो अगर ये जो जीरो वाले हैं इनको लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये सारे जीरोस हटा दें तो इस तरह से हमारे पास जो है, अगर जीरो हटा दिए तो ये चीज जो है इस तरह से जो है वो आ जाएगी। ठीक है ना, जीरो समझ लें हमने हटा दिए तो जीरो हटा के ये चीज आ जाएगी। मैप्स सारे वो लिखे। अब इन मैप्स की, ये डी के बारे में तो पता ही है आपको क्या मैप होता है, बाउंड्री मैप है। अब ये F1 F नल 2 और F12 ये कौन से मैप, तो ये F12 जो है ये R L1 L2 L3 L4 है सब 2, यानी कि ये R का मतलब होता है R अगर X1 X2 X3 X4 पे अप्लाई होगा तो ये क्रॉस रेशो है एक्चुअली, और ये होगा डेल्टा X1 डेल्टा X1 और ये डेल्टा X2 डेल्टा X2 और ये यहाँ पर हो जाएगा। अब मैं वही फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ जो पहले यूज किया था, वरना एक में X3 यूज करते हैं और एक में X4। X3 जो है वो आपने यहाँ यूज किया तो फिर वही मैं यूज कर लेता हूँ। अच्छा, आप अपने माइक म्यूट कर लीजिएगा, माइक प्लीज। तो ये हो जाएगा X3 X4 X4। तो इस तरह से ये डेल्टा क्या होता है, डेल्टा डिटर्मिनेंट होता है, क्योंकि ये L1 L2 जो है वो टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है। तो टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है तो एक कॉलम वेक्टर होगा, तो दो कॉलम वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स को अगर आप यूज कर लेंगे तो आपके पास ये डेल्टा जो है ये डिटर्मिनेंट देगा। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट देगा जो जाहिर है कि एक वॉल्यूम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये F नल 2 जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है कि डेल्टा L1 L2 वेज डेल्टा L1 L3 और इस तरह से ये, और ये डेल्टा जो है जाहिर है कि ये जो है ये भी डिटर्मिनेंट है। हम पहली चीज क्या शो करने के लिए जा रहे हैं कि ये जो है C52 पे D अप्लाई करें तो वो C42 में आ जाएगा, और फिर उसके बाद F12 पे अप्लाई कर F12 इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, D2F में। अब ये कैसे आएगा, एक ये चीज है और दूसरी ये कि डायग्राम कम्यूट करेगी। डायग्राम कम्यूट करने का मतलब ये होता है कि ये इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी कि F नल 2 डॉट D ये बराबर होगा डेल्टा डॉट F12। यानी इसका मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे, उस पर D अप्लाई करें, फिर ये अप्लाई करें, तो जो यहाँ रिजल्ट आएगा वो वही होगा कि उसी एलिमेंट पे जब F12 अप्लाई करें फिर उसके बाद डेल्टा अप्लाई करें तो वो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो दोनों सूरतों में सेम आ जाएगा। ये आपसे कह रहे हैं कि जो है वो प्रूव करें। मुझे साइन का याद नहीं है कि इसमें नेगेटिव होता है या इसमें पॉजिटिव, बहरहाल इनमें ऑल्टरनेट साइन लिखे हुए। तो चलें एक चीज जो है वो शो हम करते हैं पहले। तो पहले हम एस्यूम कर लेते हैं कि लेट L1 L2 L1 वगैरह के बजाय हम ऐसे करते हैं X ले लेते हैं, जरा लिखना X1 X2 X3 X4 बिलोंग टू C42। ये चार वेक्टर्स हैं जो कि यानी कि ये इसमें से इसका एक जनरेटर ले लिया, C42 का एक एलिमेंट ले लिया। अब ये X1 जो होगा इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये एक टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है X1। अब ये हमें क्या करना है, इसके ऊपर D अप्लाई करना है। तो जब D अप्लाई करेंगे इसके ऊपर X1 X2
x3 x4। फिर डी अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, एफ नल 2 अप्लाई करेंगे, एफ नल 2 ऑफ डी। तो ये हो जाएगा एफ नल 2 ऑफ, अब डी पहले अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक एक बारी बारी छोड़ते जाएंगे, ठीक है। ये आपको याद होगा कि वो मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले चले ऐसा करते हैं, 4 छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा x1 x2 x3, फिर उसके बाद माइनस का साइन, x3 छोड़ दें, x1 x2 x4, फिर प्लस का साइन और x2 छोड़ दीजिए, x1 x3 x4, फिर उसके बाद माइनस का साइन, x1 छोड़ दीजिए, x2 x3 x4, ठीक है। ये आपने लिखा। अब इसके बाद f नल 2 इन चारों पे लगाएंगे, ठीक है। तो f नल 2 का ये फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है जो यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये इन चारों पे लगेगा। जब ये चारों पे लगेगा तो पहले वाले पे लगाते हैं, तो पहले वाले पे तो ये सिंपल वही लिख देंगे क्योंकि x1 x2 है, L1 L2 L3 की जगह। ये हो जाएगा डेल्टा x1 ये अपना म्यूट कर लीजिए माइक प्लीज। अच्छा कर लिए, हाँ ये भी हो सकता है। x1 x2 वेज डेल्टा x1 x3, ये कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। सिंपल में कि L1 को x1 से, L2 को x2 से और L3 को x3 से रिप्लेस करना है, माइनस डेल्टा x1 x3 x2 वेज डेल्टा x2 x3, फिर प्लस डेल्टा x1 x3 वेज डेल्टा x2 x3। अब इसके बाद क्या होगा, ये वाले के लिए करेंगे। जब ये वाले के लिए करेंगे तो देखें इनमें इसमें से अब पूरा फिर दोबारा से फार्मूला लगाएंगे, टाइम खर्च होगा। बस पहले वाले को जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से आप जो है वो फार्मूले को देख लीजिए। फिर इसके बाद क्या करें, इन दोनों में देखें फर्क है, x3 x4 से रिप्लेस हुआ है, तो इसको दोबारा कॉपी कर लें और x3 को x4 से रिप्लेस करें, ठीक है। नेगेटिव साइन है तो साइन जो है वो चेंज कर दें, यानी नेगेटिव x3 को x4 से रिप्लेस करना है। तो x1 x2 वेज डेल्टा x1 यहाँ x4 आ जाएगा, माइनस डेल्टा x1 x2 वेज डेल्टा x2 x4 यहाँ प्लस होगा, फिर उसके बाद माइनस डेल्टा x1 x4 वेज डेल्टा x2 x4। अब फिर उसके बाद देखिए कि जब इससे इस पे मूव करेंगे तो इसमें x2 से x3 रिप्लेस हुआ है, तो इसको नीचे कॉपी कर दें, जहां x2 लिखा है उसकी जगह x3 लिख दीजिए, तो ये जाएगा डेल्टा x1 x3 वेज डेल्टा x1 x4 माइनस डेल्टा, क्योंकि साइन अपोजिट करना है क्योंकि साइन चेंज है, तो x1 x3 वेज डेल्टा x3 x4 प्लस डेल्टा x1 x4 वेज डेल्टा x3 x4। और फिर उसके बाद आखिरी वाले में क्या हो रहा है, x1 की जगह x2 आ रहा है, तो जहां जहां 1 लिखा हुआ है x1 उसकी जगह x2 लिख दीजिए, तो ये जाएगा डेल्टा x2 x3 वेज डेल्टा x2 x4 माइनस प्लस डेल्टा x2 x3 वेज डेल्टा x3 x4 माइनस डेल्टा
x2 x4 वेज डेल्टा x3 x4। जी भाई, इस चीज में कोई प्रॉब्लम? ये तो आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने के बजाय जो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे उसको हम एक्सपेंड कर देंगे। यानी कि हमने क्या किया था, ये पॉइंट था यहाँ पर, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट है, इस पे डी लगाया, फिर F02 लगा दिया। अब इसी पॉइंट पे पहले F12 लगाएंगे, फिर डेल्टा लगा देंगे, और ये दोनों सेम आने चाहिए, ठीक है। यानी कि इसी पॉइंट पे x1 x2 x3 x4, इसके ऊपर पहले F12 लगाएंगे और फिर उसके बाद इसके ऊपर डेल्टा अप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा ऑफ F12 क्या करता है, ये आपको देगा रेशियो, क्रॉस रेशियो ऑफ x1 x2 x3 x4, और ये डेल्टा और सब 2, क्योंकि ये B2F के अंदर एलिमेंट। तो ये होगा क्रॉस रेशियो, क्या होता है, डेल्टा x1 डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x2 x3 x3 x4 x4, ठीक है। अब इसके ऊपर डेल्टा लगाएंगे, तो डेल्टा क्या करेगा, डेल्टा जो है वो ये करेगा कि इसको कर देगा 1 माइनस डेल्टा। नेक्स्ट लाइन पे लिख देता हूँ क्योंकि ये आएगा नहीं, यहाँ पे इतनी बड़ी जगह नहीं है। तो ये फिर ये करेगा कि 1 माइनस, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, ये लिखा हुआ है 1 माइनस ए वेज ए, तो समझ लीजिए कि ये ए है, ये ए है, तो 1 माइनस डेल्टा x1 x3 डेल्टा x2 x4 डिवाइडेड बाय डेल्टा x1 x4 डेल्टा x2 x3, ये हो गया 1 माइनस से वेज ए, यानी कि डेल्टा x1 x3 डेल्टा x2 x4 डिवाइडेड बाय डेल्टा x1 x4 डेल्टा x2 x3, ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसके बाद इसमें फर्दर क्या कर सकते हैं, जाहिर है कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे, ये इससे वेज से पहले वाले में ये 1 है, तो इसको आप एलसीएम ले लीजिए, ऐड कर दीजिए इनको। जब ऐड करेंगे तो ये जाएगा डेल्टा x1 x4 डेल्टा x2 x3 माइनस डेल्टा x1 x3 डेल्टा x2 x4 डिवाइडेड बाय, इसके नीचे आ जाएगा डेल्टा x1 x4 डेल्टा x2 x3 वेज, और फिर बाद में ये है डेल्टा x1 x3 डेल्टा x2 x4 डिवाइडेड बाय डेल्टा x1 x2 x4 डेल्टा x2 x3। अब मसला ये है कि ये सारे पॉइंट, यानी कि ये है f क्रॉस वेज, f क्रॉस के अंदर है ये तो हमारे पास ऐसे अलग अलग आ गया। इसको तो आप अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मसला ये आ रहा है कि ये नेगेटिव साइन है, इसको कैसे अलग किया जाए। तो इसके लिए, यानी कि इसको अलग करने के लिए जो है वो यूज की थी गोंचरोफ ने एक आइडेंटिटी, और जिसे कहते हैं सीगल्स क्रॉस रेशियो आइडेंटिटी। जी, ये सीगल्स क्रॉस रेशियो आइडेंटिटी, हाँ बोले।
हाँ ये हो जाएगा L1, यानी एक एक डिजिट बढ़ा दीजिए उसका, L1 L2 L3 L4 डेल्टा L2 L4 माइनस डेल्टा L1 L4 L2 L3। देखिए ये कहलाती है सीगल्स क्रॉस रेशियो आइडेंटिटी, ठीक है। क्रॉस नहीं, हाँ ये उसने इस यहाँ पे यूज की थी, लेकिन ये देखिए ये है कितनी जबरदस्त चीज। आप ये देखिए ये है क्या, ये डिटर्मिनेंट है, ये बता रहे हैं 4 पॉइंट्स 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में कोई भी आ जाए, किसी भी किस्म के हो, उनकी वैल्यूज कुछ भी ना हो, वो ये कह रहे हैं कि इनके जो डिटर्मिनेंट होंगे इस तरीके से, इन दो के डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट का डिफरेंस इन दो के डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर। आप किसी को भी आगे पीछे पॉइंट कर लें, उससे कोई फर्क नहीं, ठीक है। ये सीगल्स क्रॉस रेशियो आइडेंटिटी है, ये डिटर्मिनेंट है ना, आप पॉइंट्स कुछ भी ले लें, इनमें वैल्यूज कुछ भी डाल दें, ये आइडेंटिटी इसी वजह से कह रहे हैं कि वेक्टर कुछ भी हो जाए, रिजल्ट जो है ये होल्ड करेगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये देखें, ये अगर इसमें इस पे रिप्लेस करें इसे, तो इसमें ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो नेगेटिव को हम इग्नोर कर देते हैं, वरना एक स्टेप मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, वो फिर नेगेटिव वाला अलग करें। तो अब इससे ये हुआ कि जब हम इसको यहाँ यूज करेंगे तो अब ये हो जाएगा, देखिए ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज इसकी राइट हैंड साइड डिफरेंस, बस सिर्फ फर्क है नेगेटिव साइन का, नेगेटिव साइन का है, तो अगर इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लिया जाए तो इसको नेगेटिव साइन के साथ लिख सकते हैं, तो नेगेटिव साइन के साथ ये लिख दिया डेल्टा L1 L1 की जगह कहाँ नेगेटिव है, यानी ये जो पॉजिटिव है वो यहाँ नेगेटिव है, और जो इधर पॉजिटिव है वो इधर नेगेटिव है, ठीक है। तो आप ये करें कि नेगेटिव कॉमन ले लें, तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। असल में मैंने फॉर्मूला ऐसे लिख दिया क्रॉस रेशियो का, अगर यहाँ मैं 4 लिखता और यहाँ 3 लिखता तो फिर ये नेगेटिव नहीं आता, फिर पॉजिटिव आता, तो वो फॉर्मूला इस तरह से लिखा हुआ है, तो उससे कोई बहरहाल कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x1 x2 डेल्टा x3 x4 हो गया डिवाइडेड बाय डेल्टा x1 x4 डेल्टा x2 x3 which डेल्टा x1 x3 डेल्टा x2 x4 डिवाइडेड बाय डेल्टा x1 x4 डेल्टा x2 x3। अब ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन में इग्नोर करूं, क्योंकि वरना एक स्टेप मुझे फिर लिखना पड़ जाएगा पूरा, क्योंकि इसके साथ एक मरतबा पॉजिटिव वाला लिखूंगा और इसके साथ एक मरतबा -1 लिखूंगा, और -1 के साथ जो लिखा होगा वो 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं, तो इसका मतलब यही में पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब देखें, इसको पहले इस ऊपर वाले के साथ लिखें, फिर इसको इस नीचे वाले के साथ लिखें, फिर नीचे वाले को, यानी कि या तो इस पूरे को आप ऊपर वाले के साथ लिखें, यानी ठीक है ना, समझ में आ रही बात। एक साथ भी लेके कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ स्टेप्स, ठीक है ना, मैं अलग अलग करना चाह रहा हूँ। वो आपको जो बताया था कि अगर ए बी वेज सी लिखा हो तो ये बराबर होता है ए वेज सी सी प्लस बी वेज सी, या ए अपॉन बी वेज सी लिखा हो तो ये होता है ए वेज सी माइनस बी वेज सी, और इसी तरह से राइट साइड पे, क्योंकि दोनों तरफ पे वो इस तरह से, यानी ए वेज बी सी लिखा हो तो ये होता है ए वेज बी प्लस ए वेज सी, और ए वेज बी अपॉन सी लिखा हो तो ये होता है ए वेज बी प्लस ए वेज माइनस ए वेज सी। और ये कहाँ से है, बाई लिनियरिटी की जो हमने प्रॉपर्टी जो वेज
प्रोडक्ट बनाते हुए डाली थी। टेंसर प्रोडक्ट की तो आती है इसमें, ये बल्कि ये टेंसर प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो टेंसर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हैं जो बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी कहलाती हैं। वो जो टेंसर प्रोडक्ट था उसमें प्लस के साथ होती थी, इसमें ये भी इसका जो टेंसर प्रोडक्ट होता है ना, ये जो असल में ये है कि ये जो वेज स्क्वायर या एफ क्रॉस वेज एफ क्रॉस, ये होता है एफ क्रॉस टेंसर एफ क्रॉस, और इसका क्वोशंट ले लेते हैं हम एक्स टेंसर y प्लस y टेंसर x, एंटीसिमेट्रिक डालने के लिए। और इसका मतलब एक और वो होता है x y f क्रॉस में है, और x टेंसर x भी होता है, यानी कि इसके अंदर में x टेंसर x भी लिख दूं। याद आया आप लोगों को? ये देखिए, ये कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अलजेब्रा का पता नहीं होना चाहिए। टेंसर प्रोडक्ट का सारा आपको पता होना चाहिए पीछे क्या सारी कैलकुलेशन हो रही है। इसके अलावा इसमें ये भी है कि x टेंसर x जो है ये भी होता है। तो जब ये, तो जो टेंसर प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज थी वो तो सारी इसके अंदर आई, उसके अलावा ये दो आ गई कि x वेज y बराबर हो जाएगा y वेज x के, इसके अंदर टेंसर में नहीं होगा, और x वेज x जो है वो 0 हो जाएगा इसके अंदर। जब भी हम ये 0 जो है वो कर रहे होते थे चीजों को, जब पाई फॉर्मुलेशन प्रूव करते थे, ठीक है। तो इस तरह से वो हो जाएगा। तो वही चीजें जो है वो हम अब यहाँ पर यूज कर रहे हैं, यूज करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसको इन दोनों के साथ लिखता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा x1 x2 डेल्टा x3 x4 वेज, प्लस के साथ आएगा फिर डेल्टा। अब ये डेल्टा मैं नहीं बनाऊं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, समझ लीजिए डेल्टा है, ठीक है ना, आसानी के लिए समझ ले डेल्टा सब है, यानी ब्रैकेट लगाऊंगा तो उसका मतलब डेल्टा है। अच्छा, कॉमा भी लगाने का मतलब ये है कि पहला वाला जो है वो पहले कॉलम है, असल में ये डिटर्मिनेंट है ना, तो x1 जो है कॉलम वेक्टर है, तो डिटर्मिनेंट का पहला कॉलम है, और x2 जो डिटर्मिनेंट का दूसरा कॉलम है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x1 x2, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि डेल्टा x1 x2 जो है ये असल में x1 x2 है, ठीक है। जरा जल्दी हो जाएगा ये काम। तो x1 x2 x3 x4, बल्कि एक और काम करते हैं, थोड़ा सा और जल्दी कर दूं मैं, वो ये कि इसको जो है सिर्फ 1 2 लिख देता हूँ। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये x1 है, डेल्टा यानी ब्रैकेट का मतलब डेल्टा है, और 1 2 का मतलब 1 के बाद कॉमा है, क्योंकि 2 डिजिट में तो कोई है ही नहीं, तो इससे ये कि जरा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब जरा छोटा हो गया ना, ये ऊपर वाले के साथ लिख रहे हैं, इससे मजीद छोटा नहीं कीजिएगा। 1 3, हाँ मतलब बहुत ही छोटा कोई करना चाहे तो कर ही सकता है ना। और फिर उसके बाद जो है वो ये, इसके बाद ये, तो ये माइनस, ये परमिटेशन इसके ऊपर अप्लाई करके बहुत सारे काम कर सकते हैं। परमिटेशन हम पढ़ेंगे जी, इसमें हम पढ़ेंगे परमिटेशन ग्रुप आगे चल के। परमिट, जी हाँ, उसी के एक्शन होते हैं यहाँ पे, तो उसमें आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से लिखेंगे ना, तो ये वही एक्शन होते हैं परमिटेशन ग्रुप के जो इस तरह से आ रहे होते हैं। ये आप अगर इसमें गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा। बहरहाल अभी हम बाद में देखेंगे उसके बारे में। 1 4 2 3, ठीक है। ये इसको हमने इन दोनों के साथ लिख दिया। जब नीचे वाले को इन दोनों के साथ लिखेंगे तो नीचे वाले को लिख रहे हैं तो ऊपर वाले के साथ नेगेटिव आएगा और नीचे वाले के साथ पॉजिटिव आएगा। अच्छा, हमने क्या किया, 1 4 2 3 के साथ क्या लिखा है, वेज, नहीं ऊपर एक मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, ये देखने के सही लिखे 1 2 और 3 4 के साथ अब लिखेंगे वेज 1 4 2 3। फिर उसके बाद इस नीचे वाले के साथ लिखेंगे, तो जब नीचे वाले के साथ ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1 4 2 3 वेज 1 3 2 4। फिर उसके बाद प्लस, क्योंकि दोनों नीचे तो प्लस आ जाएगा,
तो जाएगा 1 4 2 3 वेज 1 4 2 3। एक चीज तो फौरन खत्म होती हुई नजर आ रही है। क्या चीज नजर आ रही है? ये वाली चीज जीरो हो रही है, क्योंकि ये दोनों सेम है। ए वेज ए इज इक्वल टू 0, इससे ये खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इनको अलग अलग कर लें, तो ये हो जाएगा 1 2। देखें ये जो 1 2 लिखा है, ये आप किसके साथ लिख सकते हैं? इस 1 3 के साथ भी लिख सकते हैं और 2 4 के साथ भी लिख सकते हैं प्लस में। यानी कि ये जो आपको इस वक्त ये एक नजर आ रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह ये भी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, और ये भी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, तो यानी 12 हो जाएंगे। और ये वाले कितने थे? ये भी 12 थे। देखें 4 8 12। अब देखें बात ये कि वही आना चाहिए, 12 सिर्फ लाने का मतलब तो नहीं है, वो सेम आना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव साइन का कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो ये इधर आ जाएगा 1 2 वेज 1 3, फिर उसके बाद प्लस 1 2 वेज 2 4, फिर उसके बाद प्लस 3 4 वेज 1 3, प्लस 3 4 वेज 2 4। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस 1 2 वेज 3 4, फिर माइनस 1 2 वेज 2 3, फिर माइनस 3 4 वेज 1 4 1 और 4, और फिर उसके बाद फिर प्लस सॉरी माइनस 3 4 वेज 2 3। अब ये वाला आएगा, ये माइनस 1 4 वेज 1 3। जी जी कहिए। ऊपर में जो आपने दूसरे वाले को खोला है, तो उसमें 1 2 वेज 3 4 नहीं होगा? 1 2 वेज 1 4 नहीं होगा? पहला वाला, 3 अच्छा मैंने 4 3 4 कैसे लिख दिया, सही। जी जी बिल्कुल सही। दूसरे वाले 1 2 वेज 1 4। ठीक है, 1 2 वेज 1 4 1 4 वेज 1 3 हो गया, फिर उसके बाद माइनस 1 4 वेज 2 4 हो गया, फिर उसके बाद माइनस 2 3 वेज 1 3 हो गया, फिर माइनस 2 3 वेज 2 4 हो जाएगा। बस ये सारे हो गए। अच्छा यहाँ प्लस वाले, अच्छा यहाँ जो है प्लस वाले ज्यादा थे, मैंने 1 1 2 1 2 3 4 5 6 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? हाँ, लेकिन ये जनरल प्रोसीजर जो है वो आपको अगर पता है और आप सही से कर रहे हैं तो वो थोड़ी सी गलती जो है, ठीक है। तो इस तरह से ये देख लीजिए कि कम्यूटेटिव आ जाएगी ये। अब हमारे पास क्या आ गया? हमें ये पता चल गया कि ये डायग्राम जो है ये कम्यूट कर रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो है एफ नल डॉट डी ये बराबर है डेल्टा डॉट F12। ये F02 और F12 ये मैप्स जो है ये उसने गॉन्चरॉफ ने डिस्क्राइब किए थे, डिफाइन किए थे, और फिर उसके बाद जो है वो जो है और ये कम्यूटेटिविटी इसकी जो है प्रूव की थी। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ से अगर हम एक पॉइंट लें, हमने अस्यूम कर लिया कि लेट x1 से x5 तक ये 5 पॉइंट्स हैं, जिस ये हमने ले लिया C52 के अंदर एक पॉइंट। ठीक है, अब इसके ऊपर D लगाएंगे, और D लगाने के बाद जो है जब ये F1 पे लगाएंगे तो ये क्या जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कुछ चीजें हैं जो क्या कहते हैं उसे
आपने क्या कहते हैं उसे प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशोज वगैरह के थोड़ी सी प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री की इसमें जो है वो ज़रूरत पड़ती है, और बात चीज़ें हमारी जो है वो हम नॉर्मली जो देख रहे होते हैं वो हमारी ऑब्जर्वेशंस में होती हैं। हम मतलब ये कि ऑब्जर्वेशंस में ये होती हैं कि जैसे कि अगर हम किसी भी स्फेयर है, उस स्फेयर का प्रोजेक्शन देखते हैं किसी प्लेन पे, तो हमें सर्कल जो है उसकी सूरत में मिलता है। ये एक हमारी, इसमें हमें किसी बहुत बड़ी प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री की ज़रूरत नहीं, हमारी एक ऑब्जर्वेशन में ही आ जाता है। ये एक क्यूब है तो हमें एक स्क्वायर की सूरत में जो है वो 2 डायमेंशन में जो है वो मिलेगा। वो डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में आप उसे देख रहे हैं, लेकिन स्फेयर के लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। वो हर डायरेक्शन में जो उसका प्रोजेक्शन होगा वो इनवेरिएंट रहेगा, और सर्कल ही जो है वो आपको जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो जो है इस तरीके से जो है वो होता है। अब इसमें होता ये है कि जब हम प्रोजेक्टिव जो है वो उसकी बात करते हैं, लाइन की बात करते हैं या प्रोजेक्टिव प्लेन की हम बात करते हैं, तो देखें जब हम कह रहे हैं कि प्रोजेक्टिव लाइन है कोई, कि प्रोजेक्टिव लाइन क्या है, तो प्रोजेक्टिव लाइन जो है वो असल में अफाइन प्लेन को कन्वर्ट किया जा सकता है प्रोजेक्टिव लाइन में। यानी ये समझ लें कि अगर एक पेपर लीजिए आप, बिल्कुल एक पेपर, ये बिल्कुल सीधा पेपर, या कोई शीट ले लें, ये तो जरा मोटा सा है, ठीक है ना। अब इसको जो है बिल्कुल इसके, हाँ इसको देखिए ऐसे पकड़ के, ठीक, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं देखें, ऐसे देखें, नहीं नहीं इधर मुझे दीजिए, हाँ ये क्या, हाँ तो अब ऐसे अगर इसे देखें तो इस तरह से आपको जो है वो एक लाइन जो है वो नजर आएगी, ठीक, लेकिन ये है प्लेन। अब इसमें क्या होगा, ये आपको एक लाइन जो नजर आ रही है, लेकिन इसका जो हर एक पॉइंट होगा ना उसमें एक इक्विवेलेंस क्लास होगी। और वो इक्विवेलेंस क्लास कैसी होगी, वो ये होगी कि वो इसके साथ ये जो पैरेलल लाइन होगी, उस लाइन का हर पॉइंट जो होगा वो रिप्रेजेंट हो रहा होगा यहाँ पर एक पॉइंट के जरिए। समझ में आ रही बात? यानी कि ये जो होगा, ये जो आपके पास है, ये एक लाइन नजर आ रही है, लेकिन ये तो एक प्लेन था, आपने ऐसे देखा तो आपको प्रोजेक्शन में एक लाइन नजर आई, लेकिन अब ये लाइन का एक पॉइंट होगा, तो वो जो पॉइंट होगा उसके पीछे तो एक पूरी एक लाइन होगी, तो वो एक उसकी, ये बाकी सारे पॉइंट्स उसकी एक इक्विवेलेंस क्लास में होंगे, ठीक है, वो एक इक्विवेलेंस क्लास होगी। यानी कि उसके वो जो सारे पॉइंट्स हैं वो सारे जो है वो उसी क्लास के अंदर जो है मौजूद होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हर पॉइंट जो होगा उसमें वो एक लाइन की, यानी कि लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या वो उसकी, उसमें बहुत सारे जो दूसरे पॉइंट्स होंगे वो सब एक ही इक्विवेलेंस क्लास में मौजूद होंगे। समझ में आ रही है बात? तो इसी तरीके से जो है वो प्लेन भी होता है। यानी कि अगर 3D आपके पास कोई चीज है, तो अगर हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टिव प्लेन की, तो जो प्रोजेक्टिव प्लेन है, आमतौर पे प्लेन तो हमारे पास ऐसे नजर आता है, तो प्रोजेक्टिव प्लेन जो होता है उसमें जो हमारे पास लाइन होती है, प्रोजेक्टिव प्लेन के ऊपर लाइन होंगी। जैसे कि हम जो कह रहे थे कि ये प्रोजेक्टिव लाइन है, तो असल में तो ये प्लेन था, इस प्लेन को हमने प्रोजेक्टिव लाइन कह दिया था, तो ये इस तरह से जो है वो लाइन आ रही थी। अब इसके बाद जो है, अगर आपके पास एक 3D कोई क्यूब है, ठीक है, तो वो अगर आप उसे एक प्लेन की तरह से देख रहे हैं, तो उसके ऊपर जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे सामने प्लेन पे, तो वो जो लाइन होगी उसके पीछे पूरा प्लेन होगा, तो उसकी जो इक्विवेलेंस क्लास होगी वो प्लेन होगा। समझ में आ रही है बात? यानी कि अगर आपके पास जो है वो ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर कोई लाइन है इस तरह से, यहाँ पे इस इधर से देख रहे हैं आप, ठीक है, ये आपका व्यूइंग एंगल है, ये लाइन है कैसे, तो ये क्या है, ये इसके पीछे एक पूरा प्लेन है। यानी ये जो लाइन है ये असल में क्या है, ये पूरा एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है।
जो इसके पीछे। समझ में आ रही? तो इसी तरह से हम बड़ी आसानी से एक अफाइन से हम प्रोजेक्टिव में चले जाते हैं। अभी उसकी डिटेल हमें पढ़नी नहीं है, हमारा कोर्स ही नहीं है वो, और उसको उस चीज को जो है वो यूज करना है। ये इसी तरह से जो अगर प्लेन होता है तो वो प्लेन जो होता है वो लाइन में हमारे पास आ जाता है। ठीक है, क्रॉस रेशो जो हम निकाल रहे हैं वो असल में किसका निकाल रहे हैं हम? क्रॉस रेशो हम निकाल रहे हैं 4 पॉइंट्स का। वो 4 पॉइंट्स कहाँ हैं? 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में। हमने अभी यही पढ़ा है 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में। तो वो एक प्लेन पे होने चाहिए ना 4 पॉइंट्स, तो फिर हम निकालेंगे। लेकिन अगर 4 पॉइंट्स हमारे पास एक 3D स्पेस में, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 4 पॉइंट्स, ठीक है, या 5 पॉइंट्स है हमारे पास मुख्तलिफ जगहों पर, या जो है 2 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब वो तो 3 कोऑर्डिनेट्स आपको दे रहा है, एक स्पेस में है आपके पास, ठीक है। 3D स्पेस में अगर कोई पॉइंट है तो वो 3 जो है वो कोऑर्डिनेट्स देगा। बीच में भी कोई पॉइंट होगा, जैसे ये पॉइंट है इस जगह पर, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा इस जगह पर, तो इसकी एक x वैल्यू होगी, एक y वैल्यू होगी, एक z वैल्यू होगी। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, वैसे इन जनरल तो हमें ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि अभी आपके जहन में इसी तरह की चीजें, तो ये 3 कोऑर्डिनेट जो है वो होंगे। लेकिन अगर हम इसे एक प्लेन पे देख रहे हैं तो फिर तो इसके 2 होने चाहिए, लेकिन तीसरा हमें ये बताएगा कि वो किस जगह पर है, या वो जो है किस क्लास में है, ठीक है। तो ये कैसे जो है वो हम लेते हैं? तो एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं? प्रोजेक्शंस ले रहे होते हैं। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि ये, अब ये किस तरह से हमें मिलता है, यानी ये होता है, ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि ये एक पॉइंट है x1, ये दूसरा पॉइंट है x2, ये तीसरा पॉइंट है x3, ठीक है, ये चौथा पॉइंट है x4। अब अगर जो है ये प्लेन पे नहीं है, चलिए 5वां कर देता हूँ, ताकि ये जैसे वो होता है ना टेट्राहेड्रल का, हमने पेंटाहेड्रल का पढ़ा था, तो इस तरह से 5 पॉइंट्स आ गए, x5, ये 5, ये ऐसे नजर ऐसे प्लेन पे, क्योंकि जाहिर है मुझे प्लेन पे ही बनाना पड़ेंगे, लेकिन ये सॉलिड ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स हैं, ठीक। लेकिन मैं हासिल करना चाह रहा हूं इन्हें एक प्लेन पर, तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें प्लेन पे किस तरह से हासिल करेंगे इन 5, जो 5 पॉइंट्स हैं इनमें से कोई भी 4 पॉइंट्स, क्योंकि क्रॉस रेशो जो है 4 पॉइंट्स के जरिए निकलेगा। हम ये करते हैं कि कहीं भी किसी जगह पे एक इन्फिनिट लेंथ की लाइन स्केच करते हैं, जैसे ये एक लाइन हो गई, ठीक है। ऐसे कि यानी किसी एक पॉइंट के पीछे जिसके जरिए आपने प्रोजेक्शन चाहिए, तो फॉर एग्जांपल हमें x1 पे प्रोजेक्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? x2 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्केच करेंगे, जो कि x1 पर से गुजरती हुई इस लाइन को मीट करेगी। तो हम ये कहेंगे कि ये x2 का प्रोजेक्शन है इस लाइन पे थ्रू x पर। अब ये पॉइंट जो है ये x2 का प्रोजेक्शन यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसको आप x2 हेड कह दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से x2 हेड तो स्पेशली रिमूव होने के लिए होता है। इसको ऐसा करते हैं कि नहीं नहीं, ट्यूटोरियल भी नहीं, इसके लिए जो जैसे नोटेशन होती है वही हम यूज कर लेते हैं। इसके लिए नोटेशन हम यूज करते हैं कि x1 x2, यानी कि x1 के जरिए x2 का प्रोजेक्शन जो कि आ गया। इसी तरह से हम क्या करते हैं? x3 का लेंगे, ये कुछ लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, मेरे पास स्केल तो है नहीं, ये ऐसे ये जाके ये इधर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये x3 का प्रोजेक्शन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 x3। इसी तरह से ये x4 का आ जाएगा यहाँ पे तो ये क्या वो नहीं, ये ऑर्थोगोनल नहीं है, ये तो इस पॉइंट से गुजरते हुए बेसिकली एक पॉइंट हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसका रिफ्लेक्शन एक्चुअली ये नहीं होती, लेकिन बहरहाल आप क्योंकि ये आप इसके एक लाइन तो कहीं भी लगा सकते हैं ना, इस वजह से। तो ये हो जाएगा x1 x5, ठीक है, ये इस तरह से आ गया। तो ये 4 पॉइंट्स आपको मिल गए जो कि इस लाइन पर प्रोजेक्शन है। तो अब ये क्योंकि प्लेन ये जो है आपके पास, अब ये क्या कर रहा है, तो ये चारों पॉइंट्स के आ गए। सॉरी, ये मैं जो है वो आपको इधर का उधर, उधर का उधर बता दिया। ये आपको बताना था मुझे किसके ऊपर, ये बताना था लाइन पे बना है ना, लाइन पे बना था तो कम का बताता मैं, बहरहाल ज्यादा के बताती। ये प्लेन पर है पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स को प्लेन से लाइन पे लाया हूं मैं। ये लाइन ही नजर आ रही है ना, मैं बोल प्लेन रहा था, प्लेन पे, प्लेन से लाइन पे, वरना वो 3D में होते तो लाइन पे थोड़ी आ सकते थे इस तरह। कैसे आते, अगर 3D में 5 पॉइंट्स हैं तो किसी एक लाइन पे कैसे आ सकते थे, वो तो आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो वो जो है वो मेरे मुंह से निकल गया, पता नहीं क्यों मैं बोल रहा था, जबकि मैं बना लाइन ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्लेन पे पॉइंट्स हैं ये, और इन पॉइंट्स को हमने क्या किया, एक पॉइंट से गुजारते हुए इन लाइन पे इनका प्रोजेक्शन ले लिया। अब इस लाइन के लिहाज से ये इसके कोऑर्डिनेट जो है वो 1 डायमेंशनल हो जाएंगे इस लाइन के लिहाज से, लेकिन वैसे जो है वो तो इसके कोऑर्डिनेट्स 2 डायमेंशन ही थे क्योंकि ये प्लेन था। बिल्कुल इसी तरीके से अब अगर आपके पास 5 पॉइंट्स हों और वो प्लेन 3D में हो, उनको अगर आप लाना हो जा रहे हो प्लेन पर, तो आप इसी तरह से एक पॉइंट से गुजार के प्लेन पे ला सकते हैं। यानी कि 3D से प्लेन पे जाएंगे, 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशनल प्लेन पे जाएंगे, और 2 डायमेंशनल से लाइन पे आएंगे। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? जी सर। जी हाँ, एक साथ जो है वो नहीं जा सकते। अब देखें यहाँ पे ये रेड कलर का एक प्लेन नजर आ रहा है, ठीक है, एक पॉइंट ये है फॉर एग्जांपल, और एक पॉइंट जो है वो ये यहाँ पर कहीं है। अब जरूरी नहीं कि इस बॉक्स के अंदर हो, कहीं भी, जैसे ये इधर है, ठीक है। अब ये सब जो पॉइंट्स हैं ये 3 डायमेंशनल पॉइंट्स। हमने क्या किया, इनके ऊपर जो है वो एक इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ की और इसको आगे बढ़ाया, और ये वाली पॉइंट की इमेज इसके लिहाज से इस प्लेन पे मिल गई। अब इस प्लेन के लिहाज से, इस प्लेन को अगर हम एक्सिस कंसीडर कर लें, तो ये पॉइंट की डायमेंशन क्या हो गई, 2 डायमेंशन हो गई, क्योंकि ये प्लेन पर आ गया। लेकिन जब ये यहाँ पर था तो इसके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम थे वो एक्स वाई जी दूसरे लिहाज से थे। अब ये इस प्लेन के लिहाज से आ गए, तो इस प्लेन के लिहाज से आने के बाद यानी कि इसकी जो स्पेस है, असल में ये सब स्पेस हो गई ना प्लेन वो जो 3D, तो ये इस स्पेस के लिहाज से इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे ये, क्योंकि 2 डायमेंशनल स्पेस में आ गया। नहीं, एक्स वाई प्लेन तो नहीं होगा, कोई भी दूसरा होगा, लेकिन ये कि 2 डायमेंशनल हो गया ना एक ही प्लेन पे। इसी तरह से और बहुत सारे पॉइंट्स है। एक ये वाला पॉइंट है, इसको भी आपने क्या किया, यहाँ से करके इस जगह लिया है। इसी तरह से एक और ये वाला इस जगह पे कोई पॉइंट है, इसको आप क्या किया, फिर ये यहाँ लिया है प्लेन पे। यहाँ कोई पॉइंट था, इसको आप यहाँ से गुजारते हुए यहाँ लिया है। तो 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट थे जो कि 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे थे। इस पॉइंट से आपने जब गुजारा, और गुजारते हुए अब एक प्लेन आपने आर्बिट्रेरी, ये आर्बिट्रेरी प्लेन होगा, कोई भी किसी भी जगह आप ले, ठीक है। तो जाहिर है उस प्लेन पे ये सब कहीं ना कहीं टकराएंगे, तो जिस जगह पे ये जो है वो टकराएंगे तो वो क्या होगी, 2 डायमेंशन जो है उसमें आपको नजर आ जाएंगे।
यानी इस प्लेन पे तो ये 2 डायमेंशन पे है ना। आप समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, तो अब हम तो ये वाले जो 4 पॉइंट्स हैं इनका भी तो क्रॉस रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि क्रॉस रेशियो के लिए क्या होता है, 4 पॉइंट्स होने चाहिए प्लेन पर। ठीक है, जबकि ये जो है, हाँ ये इसीलिए मैं समझा रहा था आपको, क्योंकि इसको मुझे यूज करना है ना यहाँ पे, सिर्फ इसको प्रूव करने के लिए कि ये, तो ये सब पहले पता होना चाहिए। अजार है कि ये वाला कोर्स तो नहीं पढ़ा सकता जिसमें प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री की सारी चीजें, हमें तो ये पढ़ना है ना, ये यहाँ यूज करना है। हाँ, ये प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री है ना, प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री कराची यूनिवर्सिटी में कोर्स पढ़ाया जाता है। आप लोग जो है वो, अच्छा, अब ये हमने x1 से x5 यानी कि एक पॉइंट लिया यहाँ पर, जो इसका जनरेटर है, इस पे d अप्लाई करेंगे। तो जब हम d अप्लाई करेंगे इस x1 से x5 पे, ठीक है, और फिर उसके बाद इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे F1 2, ये अप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद इसको मैं एक और दूसरे तरीके से आपको कराऊंगा, ऑल्ट के तरीके से, लेकिन उस पर जो है वो दरअसल एक परम्यूटेशन ग्रुप होता है जिसके थ्रू हम इसको कर रहे होते हैं, लेकिन अभी इसको डायरेक्ट करते हैं। D1 Dx1 to x5 जब हम ये अप्लाई करेंगे तो जाहिर है कि ये एक एक, उसमें ये था कि सम, ऐसे लिख देता हूँ, सम I from 1 to 5 -1 की पावर I plus 1, यही था फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था। और फिर x1 लीविंग आउट xi x5, यानी बारी बारी एक एक छोड़ते रहेंगे। तो I रन करेगा 1 से 5 तक, तो इसका मतलब है कि इसमें 5 टर्म्स आएंगे। ठीक है, और फिर इसके ऊपर लगेगा F1 2, तो 5 टर्म्स यहाँ पर आएंगी। क्योंकि F1 2 एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, F1 2 एक जो है वो होमोमॉर्फिज्म है, तो अगर ये जो है वो होमोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब है अंदर सब पे लगेगा। ठीक है, तो 5 टर्म्स आएंगी, उन पांचों पे जो है वो लगेगा ये, और हर टर्म में कितने होंगे ये, x1 से लेके x5 तक जो है वो होंगे, एक उसमें से गायब होगा, तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो जब उस पर F1 लगेगा तो फिर आप क्या कर लेंगे, क्रॉस रेशियो लगा। ठीक है, तो इसका मतलब 5 जगहों पे क्रॉस रेशियो आएगा। ठीक है, तो वो जो 5 जगहों पे क्रॉस रेशियो आएगा, तो जो है ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा कि सम I is equal to 1 to 5 -1 to the power I F1 2 x1 से xi at x5, ये इस तरह से आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? I plus 1, सॉरी, ये आपने पढ़ा था ना कि अगर F होमोमॉर्फिज्म हो तो A plus B लिखा हो तो ये हो जाता है F of A plus F of B। तो ये सम है 5 का, तो F1 2 जो है वो पांचों पे लगेगा, तो ये आप बाहर लिख सकते हैं, ये आपने बाहर लिख दिया। ठीक है, अब F किस तरीके से लगता है, I 1 से 5 -1 की पावर I plus 1, और ये हो जाएगा R, यही हमने पढ़ा था कि ये F1 क्या करता है, ये R हो जाता है, तो ये हो जाएगा x1 से xi at और x5 ये सब 2 हमने लिख दिया। ठीक,
ये यहाँ आ गया ना, B2F में आ गया। पहले D अप्लाई किया था, फिर ये F12 अप्लाई किया, तो उसके बाद जो है ये इस तरह से किस में आ गया, ये इसमें आ गया। ठीक है, F अप्लाई करने के बाद ये क्रॉस रेशियोज जो है वो इस तरह से 4-4 पॉइंट्स के जो है वो हमारे पास आएंगे। तो इस तरह से 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। आपको एक कराया था मैंने प्रूफ, लास्ट क्लास में था या उससे पहले था, मुझे याद नहीं आ रहा। ये रहा, ये हमने जो है वो इसी तरह से ये 5 हैं। देखिए इसमें एक एक जो है वो गायब है। इसमें x1 नहीं है, इसमें x4 नहीं है, नहीं इसमें कौन नहीं है, x5 नहीं है, इसमें x5 नहीं है, इसमें x4 नहीं है, इसमें x3 नहीं है, इसमें x2 नहीं है, इसमें x1 नहीं है। तो ये 5 टर्म्स थे और आखिर में क्या है, ये 5 टर्म रिलेशन जो कि 0 होता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये आप करके देख सकते हैं, जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये हमने एक दूसरे तरीके से जो है वो किया था, उसको प्रोजेक्टिव वगैरह जो है वो देखा था और उसके बाद जो है हमने प्रूव किया था, जिसमें जो है वो आपको हो सकता है उसको थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम भी हुई हो, लेकिन अब आप जो है वो आप इस तरीके से करेंगे इसे। ठीक है, तो एक तो ये कि क्योंकि ये B2F में आ रहा है और आप ये कहते हैं कि B2F में ये 5 टर्म रिलेशन है, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा और मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप चले इस जगह पे आप ये नहीं कहिए कि ये 0 है, लेकिन ये इस चीज को आप एक्सपेंड करें। अगर आप, तो जब आप इस चीज को एक्सपेंड करेंगे तो ये सारी चीजें, इसके जो रिजल्ट आएगा, यानी जो 5 रेशोज आएंगे, वो रेशोज जो है वो मतलब ये कि 0 आ जाएंगे। उसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो उस पर एक्सपेंड करने के बाद ये उसी तरीके से आ जाएगा जैसे वो आपने ऊपर वाला किया था। ठीक है, अब यहाँ होगा क्या, चार्जिंग खत्म होने वाली है, चलें अभी तो चल जाएगी अभी। अच्छा, यह होगा क्या, ये जो आपके पास 5 पॉइंट्स हैं, 0 क्या, 0 कहाँ से लिख दिया, क्या है, x1 x2 x3 x4 x5। अब इन्हें स्पेशलाइज करते हैं पॉइंट्स को, क्योंकि ये हर पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, C5 2 में, यानी इसका मतलब है हर पॉइंट एक 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का एक पॉइंट है। ठीक, तो आप इस तरह से करें कि ये वाला जो पहला पॉइंट है इसे आप ले लें, 0 1। दूसरा पॉइंट जो है इसे आप ले लें 1 0। तीसरा पॉइंट जो है इसे आप ले लें 1 1। चौथा पॉइंट जो है, अच्छा तो ये अच्छा अच्छा, ये वो बेसिस वगैरह लिख रही होगी कुछ किसी चीज का। अच्छा चलें ठीक है, बहरहाल। अच्छा, तो ये 0 1 1 0 1 1 और एक 1A और एक 1B। अच्छा, अगर ये फिर बाद में हम ट्रांसफॉर्मेशंस भी यूज करते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 1 0 0 1 कर दिया, जो कि यूनिट वेक्टर होता है। इस तरह से बाज़ ऐसे भी लोग करते हैं, 1 0 दूसरा वेक्टर लिया 0 1। ठीक है, फिर 1 1 और फिर मेरे ख्याल से लेते हैं 1/A 1 और 1/B 1, इस तरीके से भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से भी 5 होते हैं। तो ये आपके पास 5 आ जाएंगे ना। फिर उसके बाद जाहिर है कि आप यहाँ पर जब फॉर्मूले लगाएंगे, ये मैं करूँगा नहीं, ये आप लोगों को होमवर्क में दूंगा। जाहिर है कि इसमें तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। जब यहाँ फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपके पास 5 क्रॉस रेशियोज आ जाएंगे।
एक को हम कह देते हैं कि R1, फिर माइनस दूसरा R2 होगा, फिर तीसरा जो है वो R3, फिर R4 और पांचवा जो है वो R5 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा कि फिर इसके बाद ये होगा कि आप इसमें जो है R1, अगर R1 निकालें तो R1 का मतलब है कि आपने 1 को रिप्लेस किया है या डायरेक्ट, हाँ ठीक है ना, 1 को रिप्लेस किया है या समझ लें 1 को मतलब हटा दिया है। और इसी तरह से R5 का मतलब है कि आपने 5 को जो है वो हटा दिया है। तो मैं R5 जो है वो जरा निकालता हूँ, ठीक है, ऐसे ही निकाल के बता देता हूँ क्या होगा। यानी कि R5 ये सब 2 है, सब 2। ये होगा इसका मतलब है कि आपने 5 रिमूव कर दिया तो डेल्टा x1 x3 डेल्टा x2 x4 डिवाइडेड बाय डेल्टा x1 x4 डेल्टा x2 x3। ठीक है, अब ये सब 2, अब ये डिटर्मिनेंट्स हैं। तो ये डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट होगा डेल्टा x1, तो ये हो जाएगा 0 1 और ये हो जाएगा 1 0। ठीक है, डॉट दूसरा डिटर्मिनेंट है x1 पहला कॉलम, x3 है सॉरी 1 1 आएगा, सही है। वन वन, ठीक। फिर उसके बाद x1 x4 यानी कि 0 1 और 1 है, x2 x4 है। अच्छा ये x2 यहाँ सही है, वरना मैं ये सोच रहा था कि ये तो मसला हो जाता है, ये तो गायब हो जाता है फिर। 1 0 ये हो गया x2 और x4 है 1a, अब सही है। अब ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a हो जाएगा। अब x1 x4 यानी कि 0 1 और 1 a, यहाँ सही है 0 आ जाएगा। और ये इसके बाद हो जाएगा x2 x4 1 0 1 1 सब 2। तो ये अब हो जाएगा, ये ऊपर ये क्या आ जाएगा, ये -1, ठीक है। इसका जवाब आएगा a, इसका जवाब आएगा -1 और ये 1 सब 2। तो ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। इस तरह से इन बारी बारी सबको निकालेंगे तो आप ये देखिएगा 5 टर्म रिलेशन आ जाएगी। हो सकता है कोई नेगेटिव टर्म आए तो आप कुछ नेगेटिव हो तो आप, और जो पॉजिटिव वाली जो है वो, अच्छा ये पॉजिटिव ही है तो ये पॉजिटिव ही आ रही है, तो इसका मतलब साइन सही आएंगे, जो है वो ही आएंगे। तो हमने इसी तरह से जो है वो लिया, अगर ए ऊपर ले लेते तो मसला। ठीक है, ये बात समझ में, इस तरह से बारी बारी लेंगे तो ये 5 टर्म रिलेशन आ जाएगी। लेकिन आप एक काम और कर सकते हैं इसके अलावा और ये कर सकते हैं कि ये जो आपके पास एलिमेंट आए ये कहाँ है, B2F के अंदर यहाँ पर आ गया, इसके ऊपर डेल्टा अप्लाई कर दीजिए बजाय इसके। जब इसके ऊपर डेल्टा अप्लाई करेंगे, एक तो ये कि आपने ये इस तरह से कर लिया, इसके बजाय ये भी 5 टर्म्स आ जाएंगी ना, ये 5 क्रॉस रेशियोज आ जाएंगे, इनके ऊपर डेल्टा अप्लाई करेंगे। तो डेल्टा अप्लाई करेंगे तो ये फिर इस तरह से आएगा, होगा ये इस तरह से होगा। जब डेल्टा अप्लाई करके इस तरह से आएगा तो आप ये देखिएगा वो सब कट जाएंगे, कुछ प्लस में आएंगे कुछ माइनस में आएंगे, कैंसिल होगी 0 हो जाएंगे। और ये क्यों हो रहा है, एक्चुअली हो इस वजह से रहा है कि क्योंकि यहाँ पे ये इन दोनों का प्रोडक्ट से यहाँ पर 5 टर्म रिलेशन आ रही है। तो 5 टर्म रिलेशन आ रही है तो इसी वजह से तो हम 0 कह रहे हैं सर। मैंने कहा था ना ये प्रूव करना है कि ये 0 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, हालांकि कॉम्प्लेक्स तो ये है, कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, लेकिन ये क्योंकि यहाँ से जो भी होगा एलिमेंट वो यहाँ आने के बाद
इसके 0 में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 टर्म रिलेशन हमेशा आ जाएगी। ये 5 टर्म रिलेशन जो है इसमें 0 होती है, तो इस वजह से ये 0 होगा। और अगर ये नॉन जीरो भी होता तो जो है डेल्टा जब इसमें लेके आते तो वो 0 हो जाता, यानी कि ये अगर 0 नहीं नजर आ रहा होता आपको तो डेल्टा आप यहाँ पे अप्लाई करते तो ये जो है ये चीज यहाँ पे 0 आ जाती। उसकी वजह ये है कि ये होमोमॉर्फिज्म है, ये भी होमोमॉर्फिज्म है, ये भी होमोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ से जाने के बजाय आप ऐसे आ गए तो ये वैसे ही है जैसे कि आप यहाँ से यहाँ आ जाए आगे, क्योंकि ये कम्यूटेटिव है। वैसे ही होमोलॉजिकल अलजेब्रा है, लेकिन कोई मसला नहीं, अभी फिलहाल बस इतना समझ लें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ इन दोनों का आता तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 यहाँ आ जाता और फिर ये लेके आते तो ये 0 यहाँ आता। तो उसके बजाय आपने क्या किया, यहाँ से सॉरी सॉरी कुछ पूछा है आपने? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। अच्छा अच्छा, अभी शेयर हो रही है? ये तो ऐसा लग रहा है कि शेयर हो रही है। हाँ हो रही है। अच्छा, तो जो है इस तरह से जो है ये आप इसे जो है वो कर सकते हैं, यानी कि डेल्टा अप्लाई करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। ठीक है, शेयर हुई अब आपके पास? जी सर हो रही है। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम समझ में आई है? तो इस तरह से हम जो है इसे ये प्रूव कर सकते हैं कि ये चीज 0 में है। अच्छा, अब इसमें जो है ये जो फ्री एबिलियन ग्रुप्स है इसमें हमने ये वाला देखा इस तरह से कि, बल्कि यहाँ नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ, जैसे ये आपको नजर आ रहा है C52 C42 C32 C22 एक्चुअली नहीं होगा, वो 0 मैंने बताया था कि वो डायरेक्ट यहाँ पे 0 आ जाएगा। और जो है अच्छा, अब इसके अलावा जो है C63, अगर ये C63 लिखा जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये फ्री एबिलियन ग्रुप है जो कि जनरेट हो रहा है 6 पॉइंट्स से, जो कि 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। और इसी तरह से यहाँ पर जो ये मैप जो है ये ये बाउंड्री मैप है, ठीक है, जो कि हमने इससे पहले इसको डिफाइन किया हुआ है। और ये C53 होगा और C43, और इसके बाद वाला जो है वो मतलब हम उसे नहीं देखेंगे, वो ट्रिवियल हो जाएगा। ये भी D इस तरह से आएगा। और जाहिर है कि इससे पहले जो है अगर देखते तो ये C73 होता और ये C62 होता। ये भी बाउंड्री मैप्स हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है वो यहाँ पे C74 C64 और C54, ये भी जाहिर है कि ये वही है, बस ये कि इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स यानी नंबर ऑफ जनरेटर्स जो ग्रुप के हैं वो चेंज हो रहे हैं, और जिस डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में वो है मौजूद उनकी डायमेंशन जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, ये C84 और इसी तरह से इससे पहले हो सकते हैं, इसी तरह से यहाँ भी इससे पहले हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी। अच्छा, अब इससे ऊपर भी इस तरह से हो सकते हैं। ये सब बाउंड्री
मैप में। बाउंड्री मैप क्या कर रहा है? ये बाउंड्री मैप जो है ये सिंपल जो है वो ये कर रहा है कि जो कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे ये बाउंड्री मैप ने क्या किया, यानी कि अगर हम डिफाइन करें इन जनरल बाउंड्री मैप डी को किसी भी सी एम एन से, तो ये किस में जा रहा है? सी या m+1 लिख देता हूँ मैं, वरना मुझे -1 लिखना पड़ेगा उधर। Cm+1 n से ये जा रहा है Cm n में, ठीक है। और इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है कि d ऑफ x1 x m+1 से ये सम I from 1 to m+1 -1 की पावर ये हो जाएगी I+1 और x1 xi at xm+1, तो ये इसमें CMN में आ गया, ठीक है। अब इसके अलावा जो है वो इनके दरमियान भी चेन मैप्स जो है वो मौजूद है। सच दैट कि हर स्क्वायर जो इसमें नजर आ रहा है ये कम्यूटेटिव होता है। इसी तरह से जाहिर है कि फिर ये ऊपर भी इनके जो है वो मौजूद होंगे। अब ये जो है जाहिर है कि डी हमने इसे कह दिया तो इसे किसी डिफरेंट लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन्हें डी प्राइम हम कहते हैं, ये सारे डी प्राइम। और अगर चाहें तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये C2 1 और C3 1 C4 1 C5 1 ये भी इस तरह से जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है। ये जो डी प्राइम है इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? डी प्राइम को हम डिफाइन करते हैं कि ये एक तो ये कि प्रोजेक्शन, ये तो ये कि यही बाउंड्री मैप की प्रॉपर्टी होगी डी प्राइम। बाउंड्री यानी कि ये जो 5 पॉइंट्स है उनको 4 बना रहा है, 4 को 3, इसी तरह से 3 को 2 और इसी तरह से कर रहा है। एक जो है वो रिड्यूस कर रहा है नंबर ऑफ पॉइंट्स, और उसके अलावा क्या कर रहा है, एक डायमेंशन को भी रिड्यूस कर रहा है। और डायमेंशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोजेक्शन लेते हैं। अगर हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं तो एक डायमेंशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये जो मैप होगा डी प्राइम ये प्रोजेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी प्राइम जो है वो अगर हम अप्लाई करेंगे x1 से xm, पहले तो ये लिख लूंगा, पहले मैं लिख देता हूं कि डी प्राइम जो है ये Cm+1 और n+1 से ये जाएगा, तो ये Cm n में चला जाएगा। तो ये वो तरीका है जो यहाँ पर आपको जो है वो थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि इस तरह से हम प्लेन से इधर इस पे लाइन पे ले आते हैं, और इसी तरह से हमारे पास जो है वो 3 डायमेंशन में पॉइंट्स हैं, तो हम इसे प्लेन पे ले आए। प्लेन जो है वो एक 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इसके जरिए जो है प्रोजेक्शन ले गए। तो यहाँ भी इसी तरह से हम करेंगे कि अगर डी प्राइम है तो डी प्राइम जो है ये किसके ऊपर लग रहा है? x1 से xm+1
ये पॉइंट्स हैं, तो ये कर ये रहा है कि आई की वैल्यू 1 से लेके m+1 और -1 की पावर i+1। अब इसके बाद यहाँ पर जो हम लिखेंगे, ये इसके बाद कहाँ जा रहा है, CMN में चला गया। यानी कि एक तो ये कि इसने डायमेंशन जो है वो रिड्यूस की, और अब ये हमेशा जब प्रोजेक्शन लेंगे तो आपको किसी एक पॉइंट के लिहाज से करना पड़ेगा। अब देखें, ये आपके पास टोटल यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हमने 2 डायमेंशन से लाइन पे गए जो कि 1 डायमेंशन, तो हमने एक पॉइंट कंसीडर किया x1 जिसके जरिए हमने प्रोजेक्शन लिया, और जिनका प्रोजेक्शन लिया उनमें x1 अब नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उसका उसी के जरिए प्रोजेक्शन तो कुछ भी नहीं होगा ना। तो इन 3 का प्रोजेक्शन जो है, कितने पॉइंट्स, 1 2 3 4, इन 4 का प्रोजेक्शन इसके जरिए एक लाइन पे ले लिया, तो ये हमने 1 डायमेंशन में किया। इसी तरह से 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से अगर ये 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स है, तो हमने ये जो पॉइंट है, इसके पीछे जो प्लेन था, कोई भी प्लेन आप ले सकते हैं कहीं भी, कोई जरूरी नहीं है कि इसी उसको लें, लेकिन असल मकसद ये है कि आपको एक जो है वो प्लेन पे लेके जाना है पॉइंट्स को, यानी कि आप 2 डायमेंशन के जरिए उसको रिप्रेजेंट करें। तो इस पॉइंट के जरिए आपने क्या किया, इन पांचों का प्रोजेक्शन ले लिया इस प्लेन पे, ठीक है, तो किसी एक पॉइंट के जरिए लेंगे। तो अब यहाँ भी जब आप बताएंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने प्रोजेक्शन किसके जरिए लिया। तो हम यहाँ ये बताएंगे कि प्रोजेक्शन लिया है हमने एक्स आई के जरिए, किसी भी, तो आई की वैल्यू 1 से लेके m+1 तक कुछ भी हो सकती है, तो इसका मतलब है कि बारी बारी हर एक के साथ लेंगे, और जिसके जरिए पोजीशन लेते हैं मैंने बताया था उसको पहले लिखते हैं, और फिर उसके बाद बाकी सारे पॉइंट्स, तो x1 से लेके, अच्छा जिसके जरिए प्रोजेक्शन लेंगे उसको हटा देंगे, तो xi हेट, और बाकी सारे आ जाएंगे xm+1। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब होता ये है कि अब ये एक साथ सारे लिख दिए, लेकिन असल में क्या है, असल में ये वाला पॉइंट, जैसे कि एक पॉइंट है ये है, अगर i की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 है, तो ये है x5 और फिर x1, फिर उसके बाद है x5 फिर x2। लेकिन बार बार ये लिखने के लिए बेहतर है कि एक साथ लिख दिया जाए, तो बस ये कि नोटेशन के लिए इस तरीके से हमने किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जो है वो ये है, छोटा सा ले लेते हैं ना, ये 3 पॉइंट्स हैं, उसको इधर लेके आना है, 3 पॉइंट्स हैं 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में, उसे एक लाइन पे लाना है और 2 उसमें लाना है। तो अगर आपने अस्यूम किया कि लेट L1 L2 L3 ये बिलोंग करता है C3 2 में, तो हम जब D प्राइम अप्लाई करेंगे L1 L2 L3 पे, तो ये हो जाएगा, अब देखें I की वैल्यू एक मरतबा लेंगे 1, जब I की वैल्यू हम 1 लेंगे तो हम लेंगे 1 + 1 2 हो जाएगा, -1 की पावर 1 आ गया, और यहाँ हम लिखेंगे L1, और फिर बकिया 2 यानी कि L2 L3, ठीक है, फिर उसका माइनस। अब इनके कोऑर्डिनेट जो होंगे L2 और L3 के 2 डायमेंशनल ही रहेंगे, L1 L2 L3 के, लेकिन L1 के जरिए यानी कि आइडेंटिफाई किया जा रहा है इन्हें थ्रू L1 इन 1 डायमेंशन, यानी कि L1 की जरिए इनकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है किसमें, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन 1 डायमेंशन है। इसी तरह से यानी कि एक लाइन, नहीं अभी तो चेंज करें, यानी इस जगह पे, हाँ इस जगह पे सब ने, हाँ हाँ, तो नहीं L2 और L3 से लाइन नहीं बना रहे हैं हम, मतलब प्रोजेक्ट कर रहे हैं लाइन पर, वो लाइन तो वो कहीं कैसी भी हो सकती है, लेकिन ये कि 1 डायमेंशन में जाएगी। तो ये हो जाएगा L2, फिर उसके बाद L1 और L3, फिर उसके बाद प्लस L3 L1 L2, ठीक है। ये आपके पास आ गया इस तरह से। अब होगा ये कि जब इनका डिटर्मिनेंट लिखेंगे
तो डिटर्मिनेंट, क्योंकि हर पॉइंट जो है उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, सॉरी 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि C3 2 का है। लेकिन जब ये कहाँ चला गया, D प्राइम अप्लाई कर दिया, तो ये कहाँ चला गया, C2 1 पे चला गया। ठीक है, C2 1 में चला गया। तो इसका मतलब है कि ये 1 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ये तो 1 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो L1 खुद जो है वो 1 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का पॉइंट नहीं है, लेकिन जब ये इसे आइडेंटिफाई किया थ्रू L3, तो फिर ये 1 डायमेंशन, यानी कि L3 L1 ये 1 डायमेंशन है। ठीक है, ये 1 डायमेंशन होगा, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, L3 L1 और L3 L2। ये असल में ये इसको शॉर्ट करके ऐसे कर दिया, L3 एक ही लिख दिया, यानी कि दोनों, क्योंकि L3 के जरिए अगर ये मिक्स होते अलग अलग तो फिर हम जो है वो अलग अलग हर एक के साथ लिख रहे होते, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हमने L3 इधर लिख दिया और फिर इसके साथ ये लिख दिया। जी ये बात समझ में आई? इस तरीके से जो है वो हम यहाँ पर कर रहे होते हैं। तो लेकिन जब इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे आप, यानी कि जब वहां लेंगे डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट जो होगा वो जाहिर है कि 2/2 का ही बनेगा। ठीक है ना, लेकिन वो जो है L3 के जरिए जो है वो डिटरमिन होगा डायमेंशन 1 में, यानी कि एक लाइन पे, और उस लाइन के लिहाज से उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो 1 डायमेंशनल होंगे, लेकिन सिर्फ उस लाइन के लिहाज से। वैसे वो होगा तो 3 स्पेस में ही, वो मतलब 2 स्पेस में ही है। ठीक है ना, तो ये उसके उस लाइन के ऊपर आपने प्रोजेक्शन ले ली। ठीक है, ये जो है डायग्राम जो है ये कम्यूट करती है, यानी कि हर जो है वो इसका स्क्वायर जो होगा ये जो है वो कम्यूटेटिव होगा। आप इसका जो है वो निकाल सकते हैं, क्या कहते हैं, कोई भी एक स्क्वायर ले लें। आसानी के लिए जो है वो सबसे छोटा स्क्वायर जो है वो यही होगा, सबसे कम जिसमें हो। इन जनरल तो इसे प्रूव किया जा सकता है, तो आपको लिटरेचर में मिल जाएगा मुख्तलिफ जगहों पर। इस चीज को हम कहते हैं ग्रेस्पेनियन बाई कॉम्प्लेक्स। ये जो है ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कॉम्प्लेक्स है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम इस चीज में? इसके बाद में देखता हूँ नेक्स्ट टॉपिक क्या है। प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो जो है वो ये है कि क्रॉस रेशियो के लिए तो हमें 4 पॉइंट्स की जरूरत होती है। प्लेन पे हमारे पास 4 पॉइंट्स होने चाहिए, तो हम क्रॉस रेशियो निकाल लेते हैं। अब प्लेन के बजाय हमारे पास एक 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अब 5 पॉइंट से क्रॉस रेशियो हमें 4 पॉइंट्स का निकालना है, और वो भी प्लेन पे। तो हम क्या करते हैं, वो जो 5 पॉइंट्स होते हैं उनमें से किसी एक पॉइंट के जरिए बकिया 4 पॉइंट्स को प्रोजेक्ट कर लेते हैं एक प्लेन पर। तो इस तरह से हमारे पास उस एक प्लेन पे उन 5 पॉइंट्स का प्रोजेक्शन आ जाता है और वो प्लेन पे होते हैं। तो फिर उन 4 पॉइंट्स का जो कि प्रोजेक्शन की फॉर्म में आते हैं, हम जब रेशियो लेते हैं, क्रॉस रेशियो जो नॉर्मल रेस का एक तरीका होता है, तो फिर हम उसे जो है प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो कहते हैं। देखिए कि इस तरह से कि फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया। ये 3D में है पॉइंट्स। ठीक, फॉर एग्जांपल ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, और ये x5 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो x1 है इसके जरिए एक प्लेन पे
प्रोजेक्शन ले रहे हैं। प्लेन ऊपर बनाना पड़ेगा, यहाँ की कर लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं और हम ये करते हैं कि जी प्लेन प्लेन जाहिर है किसी एक पॉइंट के जरिए हम लेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। थ्रू लाइन हम ये जैसे ये है, यानी कि उन सब की इमेजेस समझ लें। प्रोजेक्शन ये अगर हाँ इसी तरह से अब जरूरी नहीं कि प्लेन कहाँ रख रहे हैं, कहीं भी कैसा भी प्लेन हो सकता है। अब अगर उसकी जो है वो इन्फिनिट एरिया हो तो आपको हमेशा कोई ना कोई इस तरह से मिल जाएगा। नहीं वो तो मिल जाएगा, आपको कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर। हाँ सब एक ही पॉइंट से, और वो लग ही नहीं रहा है कि एक ही पॉइंट से हुआ है, जरा इसको मोटा सा पॉइंट कर दे। हाँ मतलब ये सब इसी जगह पे आ गए, ये भी इसी जगह पे आ गया। आप ऐसा करते हैं कि इनको रीनेम कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, पॉइंट्स को उसको 1 कर देता हूँ। पॉइंट्स और एक्स एक जैसे लग रहे हैं तो एल कर देता हूँ इन्हें। चलो ये L1 हो गया, और ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है, और ये L5 है। ठीक है, अब देखिए L5 का L1 के, तो ये जो पॉइंट होगा ना ये होगा L1 L5, और ये वाला जो पॉइंट होगा L1 L2, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा L1 L3, और ये जो पॉइंट होगा L1 L4। ठीक, तो इस तरह से ये एक प्लेन पे 4 पॉइंट्स आ गए। ये समझ में आई बात? अब हम क्या करते हैं कि इन 4 पॉइंट्स के जरिए जो है वो क्रॉस रेशियो ले लेते हैं। यानी समझ लें L2 से L5 तक के पॉइंट्स हैं, समझ लें L2 से L5, L1 तो इसमें नहीं है, तो क्रॉस रेशियो हम R, लेकिन ये L1 L2 L3 L4 L5 पांचों के लिए आया है ना, लेकिन इसको हम ये क्या कहेंगे कि ये है प्रोजेक्शन, यानी कि ये क्रॉस रेशियो तो है, और क्रॉस रेशियो तो 4 ही पॉइंट्स का निकलता है, तो ये 4 पॉइंट्स का ही है। L2 से L5 तक के 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन L1 के थ्रू हमने प्रोजेक्शन ली प्लेन पर, क्योंकि क्रॉस रेशियो के लिए 4 पॉइंट्स प्लेन पे होने चाहिए। तो अब ये आपके पास क्रॉस रेशियो हो जाएगा डेल्टा, और ये हो जाएगा, फिर क्या होता है L, देखें इसको थोड़ा सा कैसे, चले मैं मिटा दूंगा फिर, ठीक है ना, ताकि ये इसको हो जाए। L2 पॉइंट होना चाहिए, यानी कि L2 हम ऐसे ही लिखते थे ना, यानी डेल्टा L3, और फिर उसके बाद डेल्टा L2 डेल्टा L3, ऐसी, यानी फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड, और फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड, और ये फोर्थ, ऐसे करते थे।
तो अब ये हो जाएगा, यहाँ क्या होता था, थर्ड होता था ना, यानी कि L4 ये L5, फोर्थ होगा, फोर्थ L5 है। लेकिन अब आप बताइए कि ये क्या डिटर्मिनेंट बनेगा? L3 क्या चीज है, L2 क्या चीज है 3 डायमेंशन में? ये तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये 3 स्पेस में पॉइंट है, 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में पॉइंट्स हैं। ये तो 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो इस तरह से ये तो गलत लिखा हुआ है मैंने, इसका मतलब है, ठीक है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो, यानी कॉलम वेक्टर जो आएगा उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, जबकि यहाँ पर जो है वो आपके पास अगर ये होगा तो डिटर्मिनेंट ही नहीं होगा। फिर वॉल्यूम एलिमेंट, एक्चुअली ये वॉल्यूम होता है ना, तो वॉल्यूम बता रहा होता है, जो डिटर्मिनेंट से आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा, डिटर्मिनेंट से जो है वो इस तरह से वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल होता है तो एरिया निकलता है, पैरेललेपिपेड होता है तो वॉल्यूम निकलता है। तो जो है, चले बहरहाल कभी पढ़ा होगा, ये मुझे तो नहीं पता, जो है मैंने खुद पढ़ा था उस वक्त जब मैं खुद इंटरमीडिएट में, और ए लेवल में भी होता है ये जो इस तरह से जो कर रहे हैं, ठीक है। तो होता ये कि दरअसल ये L2 नहीं है, ये क्या चीज है, ये L2 वो है जो कि इस प्लेन पे तो है ये L2, लेकिन L1 के थ्रू प्रोजेक्शन आई है, यानी कि इसको L1 के थ्रू आइडेंटिफाई किया है हमने, ठीक है ना। इसी तरह L4 को भी L1 के थ्रू आइडेंटिफाई किया है, तो ये प्रोजेक्शन है एक्चुअली, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें L1 जिसके जरिए प्रोजेक्शन ली है, तो ये भी एक आएगा इसमें, ठीक है। जैसे आपको याद है कि आप लोग कभी जो है वो उसका जो एरिया निकाल रहे होते थे ट्राइंगल का, तो उसमें ये करते थे कि x1 y1 और फिर x2 y2, ऐसे नहीं, सॉरी, पहला x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये करते थे, और फिर ये आपको करना पड़ता था, तो फिर आपके पास जो है ये 3 पॉइंट से जो है वो एरिया आ जाता था, ठीक है। बहरहाल ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, इसको कोई बहुत ज्यादा इससे लिंक नहीं है, लेकिन ये इस तरह से जो है वो करते थे आप, ठीक है। अब ये आपके पास जो है ये इस तरह से L1 L2 L4, तो ये इन दोनों का प्रोजेक्शन किसके जरिए थ्रू लिया हुआ है, आपने प्रोजेक्शन लिया हुआ है L1 के थ्रू, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर जो है ये आना चाहिए L1 L2, सॉरी L1 L2 L4, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स है लेकिन L1 से प्रोजेक्शन लिया, तो यहाँ भी L1 L3 L5, और यहाँ भी आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा L1 L2 L5, और यहाँ भी आपके पास आ जाएगा L1 L3 L4, और ये नहीं होंगे, इनकी जगह ये एक्चुअली आएंगे। तो एक्चुअली आपने देखा कि हर पॉइंट थ्रू L1 आइडेंटिफाई हुआ है प्लेन में, तो इस वजह से जो है वो ये सब में L1 आया है। बाकी देखिए वही फॉर्मूला है क्रॉस रेशो का जो होता है, एक्चुअली तो ये फॉर्मूला जो हमने लगाया है यहाँ पर यही लिखे, लेकिन हमने इन सब में L1 को इस वजह से शामिल किया है क्योंकि L1 के जरिए प्रोजेक्शन यहाँ पे लिया है, तो जब प्रोजेक्शन के लिए लेते हैं तो ये इस तरह से आप याद आ रहा है ये इस तरह से, ये बहुत पहले जो है वो मैंने दरअसल आपने मेरे ख्याल से यूज नहीं किया होगा ना ये, बिल्कुल। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये डिटर्मिनेंट जो आएंगे वो 3/3 के होंगे, क्योंकि L1 के 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, L2 के भी 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, L4 के भी। तो अब ये जो डिटर्मिनेंट बनेगा 3/3 का डिटर्मिनेंट बनेगा, जो कि आप वॉल्यूम एलिमेंट जो है इससे निकाल सकेंगे। तो ये जो रेशो होता है, इस रेशो को जो है वो हम प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशो कहते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद जो है वो हम मजीद जो है वो आगे देखते हैं। हम B3F तो इतनी आसानी से डिफाइन नहीं होता, BF3 सॉरी, लेकिन BF3 का कुछ पार्ट जो है वो हम जो है वो देखते हैं। अब देखें ये B2F और ये है वेज स्क्वायर F क्रॉस। आसान हो जाए तो फिर इसको शुरू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेज स्क्वायर F क्रॉस, इसके साथ हम टेंसर F क्रॉस ही लगाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको वेज स्क्वायर F वेज क्यूब F लिख रहे हैं, F क्रॉस लिख रहे हैं, तो हम नई प्रॉपर्टीज ये नहीं डाल रहे कि जो है इसमें कि यानी कि x वेज y वेज z 0 होना चाहिए, यानी कि अगर ये तीन एक जैसे हो जाएं, x वेज y वेज z अगर हो जाए तो फिर 0 हो, यानी कि यही सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वही रहेंगी, हम इसमें वही रहने देते हैं। लेकिन बाइलिनियरिटी वो आएगी इसमें, ठीक है। बाइलिनियरिटी पूरी आएगी, क्योंकि बाइलिनियरिटी जो है वो तो टेंसर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है ना। तो नहीं तो वो तो क्या होगा, x वेज y, तो ये तो 0 वैसे ही नहीं होता, अगर उसमें दो तो भी 0 नहीं होता। हाँ तो वो कोई भी दो हो गए तो उसमें, यानी कि हम यहाँ पे ले लेंगे वेज क्यूब F क्रॉस, और ये सिक्लिक होगा जैसे x y z, यानी कि डायरेक्शन यही रहेंगी अगर, क्योंकि ये इस तरह से आ सकता है कि ये पहले आ सकता है फिर ये, तो ये अगर x वेज y वेज z है तो ये सब सेम होगा, यानी कि z वेज x वेज y, और ये होगा y वेज z वेज x, ये सब इक्वल होगा। लेकिन अगर कोई एक भी डायरेक्शन एरो की चेंज हो गई तो वो नेगेटिव हो जाएगा, एंटीसिमेट्रिक होने की वजह से, यानी यहाँ पे ये चीजें जो है वो मौजूद होंगी इसी तरह से। और इसी तरह से हम यहाँ ये करते हैं कि B2F के साथ F क्रॉस का टेंसर प्रोडक्ट लगा, यानी एक्चुअली हमने ये किया है। असल में ये जो चीज है ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये या वैसे तो अभी समझना तो इसको जरूरी है कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन असल में जो है ये सब ये किस वजह से किया जा रहा है कि एक नया जो है वो ग्रुप लेके आना है, इससे पहले जो लगाना है, और इस वजह से जो है, यानी कि ये कोई नई चीज नहीं है या कुछ इसमें बहुत ज्यादा नई चीज नहीं है, ये बिल्कुल ये ऊपर वाली ही चीज समझ ले यहाँ पर आ गई। जो नई चीज आएगी वो इसको एक्चुअली BF3 बनाती है, ठीक है, वो इसको जो है वो BF3 बनाती है, जो कि हम अभी फिलहाल जो है उसको नहीं देख रहे, नेक्स्ट क्लास में उसे जो है वो आगे देखेंगे कि BF3 में B3F हम लगाएंगे तो वो BF3 बनेगा, और वो इससे पहले लगाते हैं। यानी कि ये इसमें सारी वही चीजें जो ऊपर वाली ये डेल्टा मैप है, ये वही डेल्टा मैप यहाँ पे भी जो है वो लगेगा, कोई नई चीज यहाँ पे नहीं आएगी, यानी कि ये मैप जो है F क्रॉस से वेज क्यूब F क्रॉस जो आपको नजर आ रहा है, एक्चुअली ये वही है जो वेज इसको, यानी समझ लें दोनों तरफ F क्रॉस का टेंसर प्रोडक्ट ले लिया गया, ठीक है। F क्रॉस के साथ मजीद एक टेंसर जो है ले लिए गए, आसान लैंग्वेज में इस तरह से इसे समझ लें। मैप वही है डेल्टा, यानी कि ये वही काम करेगा जैसे कि अगर x है तो ये B2F में x टेंसर y, अगर तो ये मैप इसे क्या करेगा, डेल्टा मैप। तो डेल्टा मैप तो जाहिर है x पे अप्लाई होगा बस, तो x पे क्या अप्लाई होगा, 1 माइनस x वेज x कर देगा, ये तो नया नहीं है, तो वही वाला मैप है। और बाकी जो y है y पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये टेंसर जो है वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस तरह से।
ठीक है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं आई है, सिर्फ जो आपने क्या किया है, टेंसर प्रोडक्ट ले लिया इस चीज का एफ क्रॉस के साथ, ठीक है ना। तो एफ क्रॉस के साथ टेंसर प्रोडक्ट लेने से हमारे पास जो है वो ये काम आ गया, ये आ गया जी। इस चीज में कोई प्रॉब्लम? अब वैसे तो एक्चुअल काम दूसरा था और आगे जो है वो उसको दूसरे तरीके से किया गया था, लेकिन अभी अगर देखें कि ये हमारे पास है C3, नहीं 3 यहाँ नहीं आना चाहिए, C5 3 और C4 3 हो जाएगा, जाहिर है ये बाउंड्री मैप है। इससे पहले होता है C6 3, ये भी D है। अब पहले हमने क्या किया था कि पहले ये B2F के साथ B2F और ये जो ब्लॉक सिस्लिन था वेज स्क्वायर F क्रॉस, इसके साथ जो है वो हमने क्या लगाया था, ये ऊपर चला गया, ये वाला, ये मैप लगाया, ये मतलब ये कॉम्प्लेक्स लगाया था, इसके साथ कनेक्ट किया था और ये मैप जो है वो डिफाइन किया था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि इसके साथ ये B2F टेंसर F क्रॉस, ये वही डेल्टा मैप है, और वेज क्यूब F क्रॉस, ये हमने इस तरीके से कर लिया, ठीक है। और इसके साथ क्या आएगा वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे जो है जो मैप है इसको F null 3 का है, और ये जो मैप है इसको कहा है F1 3, ठीक है। और ये कहा कि ये डायग्राम जो है ये कम्यूट करेगी, यानी यहाँ से कोई एलिमेंट लिया जाए उस पर दोनों मैप का प्रोडक्ट लगाया जाए, तो यहाँ जो आएगा वो वही होगा जो यहाँ से लेके जाए वो यहाँ पे किया जाएगा। अब लेकिन ये जो मैप है, अब जाहिर है कि इसमें नई चीजें क्या आई, ये डेल्टा तो कोई नया मैप नहीं है, वही है, और डी तो आपको पता ही है कि क्या है। ये दो मैप्स जो हैं ये नए हैं, ये वाला मैप एक्चुअली ये नया नहीं है, ये वही वाला मैप है जो पहले आया था, सिर्फ एक और चीज बढ़ गई है। ये भी कोई नया मैप नहीं होगा, ये वही वाला मैप है जो वहां पर था, लेकिन थोड़ा सा जो है वो फर्क इसमें आएगा। ये मैप तो खैर वो नहीं है, वो मतलब ये कि चेंज है खासा, लेकिन ये जो है एक्चुअली प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो इसी वजह से डिफाइन किया था कि अब यहाँ पर जो उसने यूज किया था ये प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो जो है वो यूज किया था, यानी जो F13 अप्लाई किया था X1 से X5 इस पे, ये जो आपको नजर आ रहा है, तो B2F में जा रहा है, तो B2F में नेचुरली पहले भी हम क्रॉस रेशियो लेके गए थे, ठीक है, तो अभी भी जो है वो क्रॉस रेशियो जाएगा, तो यहाँ पे B2F में ये क्रॉस रेशियो जाएगा, लेकिन कौन सा क्रॉस रेशियो होगा, प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो होगा। अब प्रोजेक्टेड जो क्रॉस रेशियो होगा वो किसके जरिए प्रोजेक्ट किया जाए, अगर X1 के जरिए प्रोजेक्ट किया जाएगा तो फंक्शन सिर्फ X1 के जरिए, तो फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं रहेगा, क्योंकि फिर अगर जो है वो आप जो है वो इसका जो रिप्रेजेंटेटर होता है वो चेंज करेंगे तो फिर वो फंक्शन कुछ और वैल्यू देगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है इसमें ये किया कि इसको पूरा रन किया जिससे प्रोजेक्ट किया जा रहा है 1 से लेके 5 तक सब है, यानी कि प्रोजेक्टेड बाई XI
और जिसके जरिए प्रोजेक्ट किया जाहिर है वो फिर उस क्रॉस रेशियो के अंदर नहीं आएगा। तो x1 से जब x5 तक जाए तो उसको ही जो है वो वहां से रिमूव कर दिया जाए x5। ये रेशो होगा प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशो। अब जाहिर है कि ये सम होना चाहिए, क्योंकि एक मरतबा 1 पे रन होगा, फिर दूसरी मरतबा 2 पे, और फिर इस तरह से 5 तक पे रन होगा। तो ये सम होगा i की वैल्यू 1 से लेके 5 तक, और -1 की पावर चले i+1 लिखते हैं। अब इसके बाद यहाँ भी तो वैल्यूज आनी है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? तो यहाँ जो है टेंसर प्रोडक्ट के बाद उसने क्या कहा कि क्या आना चाहिए, मुझे खुद याद नहीं आ रहा। यहाँ आना चाहिए xi xj का प्रोडक्ट वेयर i इज नॉट इक्वल टू j। नेचुरली ऐसा नजर आ रहा है कि यही होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हर दो का प्रोडक्ट होगा जब, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि i और j बराबर नहीं होंगे, ऐसा जो है प्रोडक्ट i इज नॉट इक्वल टू j। हाँ सही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 ले लिया, ठीक है ना, i 1 हो गया, ठीक है, और j की वैल्यू 1 से लेके 5 तक, ये भी तो बताएं। जाहिर है वो तो ऑब्वियस है कि 1 से 5 तक होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब i की वैल्यू 1 ले ली हमने, तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा ये क्या होगा, 2 तो नहीं हो सकते, हमेशा 3 का होगा, तो इन्हीं तीनों को दोनों को गायब कर दें, xi को भी गायब कर दें, xj को भी गायब कर दें, तो बकिया कितने बचेंगे? 3 का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो है ये मैप है जो ये आ रहा है, ठीक है। ये मुझे याद नहीं था, ये खुद ब खुद याद आ गया। अब देखें क्या होगा कि जब i की वैल्यू 1 होगी, अगर इसे लिखेंगे तो इसमें i की वैल्यू 1 से 5 तक है, तो 5 तक रन होगा, तो इसका मतलब 5 टर्म्स आएंगी। ऐसे कर देता हूँ ना, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। अब i की वैल्यू फॉर एग्जांपल, यानी कैसे होगा ये, i की वैल्यू 1 होगी, या बल्कि खुद ही एक्सपेंड करके ला के दीजिएगा आप नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। i की वैल्यू बस इसमें क्या होगा, 1 रखेंगे, तो बस इस पर ये लग दे, i की वैल्यू 1 रख दो यहाँ, यानी यहाँ x1 आ जाएगा, और यहाँ x2 से लेके x5 तक आ जाएगा, और यहाँ क्या होगा, x1 नहीं आएगा। फिर जब 2 लेंगे, जब j की वैल्यू, अब x i और j बराबर नहीं हो सकते, तो इसका मतलब j फिर 2 से स्टार्ट होके 5 तक जाएगा, क्योंकि i जो है 1 हो चुका है। तो फिर j जो है जब फिर 2 से स्टार्ट होगा, तो जब j 2 लेंगे तो इसका मतलब है 1 भी नहीं लेंगे, 2 भी नहीं लेंगे, तो एक डिटर्मिनेंट आ जाएगा जिसमें क्या होगा, 3 4 5, x3 x4 x5। फिर क्योंकि प्रोडक्ट है, तो अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, j की वैल्यू, फिर उसका j की वैल्यू 3 लेंगे, तो जब j की वैल्यू 3 लेंगे तो i की वैल्यू 1 भी नहीं आएगी, 3 भी नहीं आएगी, तो 1 और 3 नहीं आएगी, तो फिर क्या आएगी, 2 4 5। एक और डिटर्मिनेंट आ जाएगा यहाँ पे, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। एक और डिटर्मिनेंट आ जाएगा 3 4 5 का, फिर उसका j की वैल्यू 3 लेंगे, 4 लेंगे, जब j की वैल्यू 4 लेंगे तो अब i की वैल्यू 1 तो वही रहेगी, तो j की वैल्यू 4 और 1 और 4 नहीं आएगी, यानी i की, यानी यहाँ पर 1 और 4 नहीं आएंगे, तो फिर 2 3 5 आ जाएगा, और फिर आखिर में j की वैल्यू जब 5 लेंगे तो फिर 1 और 5 नहीं आएगी, तो 2 3 4, इस तरह से ये कितने हो जाएंगे, 4 आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि j की वैल्यू 1 2 3 4, 4 ये डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट आएगा, यानी एक ये और उसका टेंसर के बाद
4 का ये, फिर आई की वैल्यू 2 लीजिएगा, फिर आई की वैल्यू 2 लेंगे, फिर इसके लिए करेंगे तो एक ये और फिर 4 डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट फिर आएगा। तो इस तरह से ये आपके पास 5 टर्म्स हैं, ठीक है। ये 5 टर्म्स नहीं है, ठीक है। 5 का मतलब हमेशा 5 टर्म्स वो वाली जो नहीं है, जो मतलब 0 आ जाए, हाँ 5 टर्म रिलेशन नहीं है। ये इस तरह से आपको इन जनरल जो है ये जो उसने डिफाइन किया था, ठीक है। अब ये आपके जहन में तो नहीं आ रहा कि उसके कैसे जहन में आया कि ये फॉर्मूला लेना है, ठीक है। ये तो जो है, तो बहरहाल ये फॉर्मूला इसके लिए इसको आप एक्सपेंड कर लीजिएगा, फिर F null 3 भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, ठीक है।